नमस्कार, स्वागत है आप सभी का A1 टीवी पर। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। कपिल सिब्बल का कांग्रेस को बाय बाय, सपा की साइकिल पर हुए सवार। राज्यसभा के लिए भरा नामांकन, कहा 16 मई को ही छोड़ दी थी कांग्रेस पार्टी। विधानसभा में अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य के बीच तीखी नोकझोंक। वहीं कानून व्यवस्था को लेकर भी किया सरकार को कटघरे में खड़ा। सीएम योगी भी रहे सदन में मौजूद। ज्ञानवापी पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई। नई याचिका पर हुआ बड़ा फैसला। हिंदू पक्ष ने रखी 4 मांगे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती का बयान, कहा हम काशी और मथुरा के देवस्थानों पर दावा क्यों नहीं कर सकते। पीलीभीत पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 25,000 के इनामी गैंगस्टर को किया गिरफ्तार। बदमाश पर हैं दर्जनों मुकदमे। तमंचा और कारतूस भी किए जब्त। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल ने पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया है। सिब्बल कांग्रेस हाईकमान, खासकर राहुल गांधी पर सवाल उठा चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा था कि कांग्रेस उन्हें शायद ही राज्यसभा भेजे, लेकिन नामांकन से पहले सिब्बल सपा दफ्तर पहुंचे और अखिलेश के साथ नामांकन भरने पहुंचे हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद सिब्बल ने कहा कि वह 16 मई को ही कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। सिब्बल अभी यूपी से कांग्रेस कोटे से सांसद है, लेकिन इस बार पार्टी में पास इतने विधायक नहीं हैं जो उन्हें फिर से राज्यसभा भेजा जा सके। लिहाजा सिब्बल के फ्यूचर को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। अब समाजवादी पार्टी के टिकट पर नामांकन दाखिल कर उन्होंने तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है। जो नॉमिनेशन फॉर्म जो मैंने भरा है वो निर्दलीय क्या भरा? अच्छा, निर्दलीय का भरा। इंडिपेंडेंट का कि उन्होंने खड़े रहो दिया है। As an independent, I'll be going after scrutiny. I'm deeply grateful to Akhilesh. I also wish to convey my gratitude to Azam. उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के तीसरे दिन की कार्रवाई जारी रही। प्रश्नकाल के दौरान शिवपाल यादव समेत 17 विधायकों ने अपनी सीट बदलने की मांग की थी, जिनमें शिवपाल को छोड़कर 16 विधायकों की जगह को बदल दिया गया। तीसरे दिन सबसे ज्यादा प्रश्न लोक निर्माण विभाग, नगर विकास और गन्ना विभाग से संबंधित सदन में उठाए गए। वहीं नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से कानून व्यवस्था के मुद्दे को उठाया। अखिलेश यादव ने कहा, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्यपाल के अभिभाषण में कुछ चीजें हमारी तरफ से भी जोड़ दी जाएं। प्रदेश की सबसे भ्रष्ट सरकार यही रही है। विकास को रोकने वाली, अपराध बढ़ाने वाली यह सरकार है। आज साइबर क्राइम के सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। की पुरानी बहुजन समाज पार्टी सरकार के समय एमओयू था ललितपुर के पावर प्लांट का। उस समय सबसे बड़ी किल्लत थी बिजली की। इसी हाउस में हम लोगों ने प्रस्ताव पास कर करके उसको आगे बढ़ाया। वो 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट बन रहा है। अभी तो मुझे पता नहीं, एक यूनिट बनकर के तैयार है, दूसरी यूनिट कब बनी होगी, सरकार ने बनाई कि नहीं बनाई। आपके हरदोगंज का प्लांट
अगर किसी ने दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी वहां गए थे नेता सदन, शायद उनको बताया गया होगा कि पुरानी सरकार की योजना थी, पुरानी सरकार ने ये खड़ा किया बनाकर। एनटीपीसी के बहुत सारे पावर प्लांट बंद पड़े थे, जिन पर बहुत सारे लैंड एक्विजिशन को लेकर के बहुत सारे इश्यूज थे। समाजवादी सरकार बनी, अध्यक्ष महोदय, टांडा का बिजली का प्लांट एनटीपीसी का क्लियर अगर किसी ने कराया था तो वो समाजवादी सरकार थी, जिसकी वजह से वहां पर 660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लग करके तैयार हो गया। और अगर जानना चाहें तो और भी बता सकता हूं मैं। (108) 102 एम्बुलेंस। अध्यक्ष महोदय, कल खबर आ रही है कि एम्बुलेंस में आग लग गई और एक मरीज था, कौन था, एक उसमें जान चली गई उसकी। ये मेंटेनेंस है सरकार का। अगर 108 में, 102 में जो हमारी इमरजेंसी सर्विस है, उसकी हालत क्या कर दी। उनके 9000 ड्राइवर हैं जो कोरोना के समय पर काम कर रहे थे। उन्होंने अपनी परवाह नहीं की, अपने परिवार की परवाह नहीं की। उन्होंने परवाह की अगर किसी की तो वो उत्तर प्रदेश की जनता की। वो 108 रोके नहीं, लेकिन आज पता लगा कि सब ड्राइवर हटा दिए गए हैं। पता लगा है कि रात में चलती नहीं एम्बुलेंस। मैं इस सरकार से जानना चाहता हूं कि कम से कम 5 साल में आपने एम्बुलेंस कितनी बढ़ाई। सत्र के दौरान बुधवार को अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। मौर्य के बयान पर अखिलेश यादव नाराज हो गए और वह भी मौर्य पर झल्ला उठे। आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य ने सैफई में विकास के लिए पैसा कहां से आया, इसकी बात कही थी। साथ ही अखिलेश यादव से पूछा कि क्या सैफई में जमीनें बेचकर उन्होंने सड़कें बनाई थी, जिस पर अखिलेश ने पलटवार करते हुए कहा कि तुम पैसा कहां से लेकर आए हो, क्या तुमने अपने पिताजी से यह पैसा मंगवाया है। दोनों के बीच तीखी नोकझोंक के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ को बीच बचाव करना पड़ा। उन्होंने उप मुख्यमंत्री के लिए गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करने की सीख दी। साथ ही उन्होंने सदन में असभ्य शब्दों का प्रयोग पूरी तरह गलत बताया। ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ी नई याचिका पर बुधवार को वाराणसी सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद हिंदुओं को सौंपने की मांग हुई है और कथित शिवलिंग की पूजा की इजाजत मांगी गई। पूजा की इजाजत मांगने वाली याचिका फास्ट ट्रैक कोर्ट को ट्रांसफर कर दी गई है, जिस पर 30 मई को सुनवाई होगी और जज महेंद्र पांडे इस केस पर सुनवाई करेंगे। वहीं सिविल कोर्ट में चल रहे दूसरे मामले में सुनवाई 26 मई यानी गुरुवार को होगी। अब नई याचिका में मुस्लिमों की एंट्री रोकने, ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने, भगवान विश्वेश्वर शिवलिंग की पूजा की इजाजत देने और मस्जिद के गुंबद को गिराने की मांग की गई है। मां श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी प्रकरण को लेकर छिड़े घमासान के बीच प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने अधिनियम एक्ट 1991 को चुनौती दी है। उन्होंने पूछा, दिल्ली की संसद ने एक ऐसा एक्ट पास किया कि हम काशी और मथुरा के अपने देवस्थानों के लिए दावा नहीं कर सकते। हम दावा क्यों नहीं कर सकते? यह भला कहाँ का न्याय है? इसलिए हमने आज सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 यानी उपासना स्थल अधिनियम 1991 और उसकी धाराओं को जनहित याचिका के माध्यम से चैलेंज किया है। भारतीय संविधान में धर्म स्वतंत्रता के मूल अधिकारों के अंतर्गत जब हमारे धर्म पर प्रहार हुए तो एक ऐसा विधेयक ला करके कि हमारे भग्न मंदिर और जिससे हम भले ही यह कह लें कि हम स्वतंत्र देश के निवासी हैं, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति की तिथि के पूर्व
जिस गुलामी के हालात में हमारे देवस्थान थे वह हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। एक ऐसी व्यवस्था बना दी गई जिसका नाम दिया गया स्पेशल प्रोविजन एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के नाम से 1991। इसे हमने आज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, इसकी धाराओं को चैलेंज किया है। ये तो वही बात हुई जबरा मारे और रोए न दे, कि हम अपनी शिकायत भी नहीं कर सकते। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, ये सब कुछ नष्ट करने का प्रयास किया गया। और जिस समय अयोध्या के पानी को राम भक्तों के खून से लाल कर दिया था 1990 में, 1991 के अंदर राम उत्तर प्रदेश के जेलों में 5 लाख राम भक्तों को भर करके दिल्ली की संसद एक ऐसा एक्ट पास कर देती है जिस एक्ट की लोग दुहाई दे करके आज यह कहते हैं कि इस एक्ट के कारण आप काशी मथुरा ये दावा नहीं कर सकते। अतः हमने भारतीय संविधान के दायरे में उच्चतम न्यायालय में आज इस एक्ट को हमने चैलेंज किया है। पीलीभीत पुलिस को अब बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां पुलिस ने 25,000 के इनामी गैंगस्टर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के ऊपर 20 से अधिक मुकदमे दर्ज हुए हैं। इसके साथ ही काफी दिनों से यह आरोपी फरार भी चल रहा था। टीम के आरोपी को तमंचे के साथ और 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। कल जनपद महाराजगंज में 3 थानों की टीम द्वारा एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया और इसमें साथ में वहां पर ड्रग इंस्पेक्टर और सीओ साहबान का पर्यवेक्षण भी रहा लगातार। और इसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स को तस्करी किया करते थे या आसपास के बॉर्डर के क्षेत्रों में जिसकी सप्लाई किया करते थे। ये 3 अभियुक्त हैं राजापुरी, पुत्र मोहनलाल पुरी, शैलेश तिवारी और उपेंद्र सिंह। और इस पूरे ऑपरेशन में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमारे साइकोट्रोपिक ड्रग्स मिले हैं, जिसमें क्रैक जैक, निट्रावेट, टैबीन, फिनार्गन, डाइज़ेपाम और इनके इंजेक्शंस और इनके टैबलेट्स मिले हैं। और इन तीनों का काफ़ी आपराधिक इतिहास भी रहा है, जिसमें से एक व्यक्ति पूर्व में दहेज हत्या और गैंगस्टर जैसे संगीन अपराधों में भी जेल जा चुके हैं और एक फर्जी नोट में भी जेल जा चुका है इसमें। तो इन तीनों के विरुद्ध कार्रवाई आज बड़े पैमाने पर की गई है। खबर यूपी के कौसाम्बी से है, जहां करारी थाना क्षेत्र में एक गांव में 7 वर्षीय मासूमा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। एक पड़ोसी युवक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और मासूम बच्ची ने विरोध किया तो आरोपी ने उसकी पिटाई भी कर दी। वहीं परिजनों ने ग्रामीणों की मदद से आरोपी युवक को पकड़ लिया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और गंभीर हालत में मासूम बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया है। कल एक घटना हुई है जिसमें एक छोटी बच्ची के साथ बलात्कार की बात आई थी। पुलिस मौके पे गई है, बच्ची का मेडिकल कराया जा रहा है, मुलजिम अरेस्ट हो गया है। शेष कार्रवाई जो विधिक है वो चल रही है। तो बताया कि कुछ उनका हाथ और बांधे थे युवक, ऐसा कुछ मारपीट की बात आई थी। बच्ची के बताने के हिसाब से उसको 2-4 थप्पड़ उसने मारा था, बाकी हाथ बांधने की बात हुई प्रकाश में। क्या बच्ची की हालत गंभीर है? नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है, कोई वैसी बात नहीं। अब खबर रायबरेली जिले से है, जहां नारायणपुर गांव में एक महिला की गला रेत कर हत्या कर दी गई, जिसके बाद शव को भी झाड़ियों में फेंक दिया गया, जिससे क्षेत्र में अब सनसनी फैल गई है। महिला का शव मिलने की खबर फैलते ही मौके पर भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को झाड़ी से बाहर निकाला। वहीं फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। इस दौरान पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार और एएसपी विश्वजीत श्रीवास्तव ने भी मौका मुआयना किया। गांव में नहर के किनारे एक महिला की डेड बॉडी मिली है, जिनके गर्दन पे चोट के निशान है। अभी बॉडी की शिनाख्त नहीं हुई है। उनके हाथ पे रामकली नाम गुदा हुआ है। इसके आधार पर हम लोग आसपास के गांव में पहचान करवाने की कोशिश कर रहे हैं। मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और इस घटना के अनावरण के लिए 4 टीमें लगा दी गई हैं। जल्द से जल्द इस घटना का अनावरण किया जाएगा। बाराबंकी में लखनऊ अयोध्या नेशनल हाईवे 28 पर भीषण हादसे में 4 व्यक्तियों की दर्दनाक मौत हो गई।
अयोध्या से लखनऊ की ओर से जा रही टवेरा कार अनियंत्रित होकर एक कंटेनर में जा घुसी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। वहीं कार में मृतकों के शव बुरी तरह फंस गए, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि चारों मृतक लखनऊ के ठाकुरगंज में रहने वाले थे। इस दौरान पुलिस की लापरवाही भी देखने को मिली। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हाईवे पर हुए हादसे के बाद पुलिस मौके पर नहीं पहुंची और करीब 1 घंटे के बाद पुलिस ने इलाकाई लोगों की मदद से घायलों को गाड़ी से बाहर निकाला। अब खबर पीलीभीत से है, जहां ई रिक्शा डीलरों के यहां छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसके चलते डीलरों में अफरा तफरी मच गई। बता दें कि कई ई रिक्शा शोरूमों पर सीओ और पीलीभीत एआरटीओ ने छापा मारा और कार्रवाई करते हुए 2 ई रिक्शा सीज किए। इसके बाद एआरटीओ और सीओ ने चालकों से ई रिक्शा का जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराने की अपील की है। पूरनपुर में अनरजिस्टर्ड ई रिक्शे की समस्या बहुत है, जिसके कारण जाम की स्थिति रहती है और ये लोग गरीब ई रिक्शा चालक का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है। इस सिलसिले में आज तहसील में एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें यहाँ के सभासद और सभी लोग उपस्थित थे। उन लोग को बताया गया कि रजिस्ट्रेशन पे कितना शुल्क लगेगा और क्या खर्च होगा। उसके बाद हम लोगों ने अनधिकृत ई रिक्शा बेचने वाले ट्रेडर्स के विरुद्ध उनकी जांच की है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की है। 2 ई रिक्शा सीज भी किए गए। अब हमारा ई रिक्शा चालकों से ये अनुरोध है कि वो केवल रजिस्टर्ड ई रिक्शा खरीदें, फाइनेंस करा लें, रजिस्टर्ड ई रिक्शा खरीदें। अभी तक सर ये जो प्राइवेट बसें चल रही हैं उनके प्राइवेट बसें अगर चौराहे पर किसी भी प्रकार की बसें यदि चौराहे पर वो इंक्रोचमेंट इनके कारण होता है तो उनको सीज किया जाएगा। सीज की भी जा रही हैं और भविष्य भी सीज किया जाएगा। हाँ, एक विक्रेता के यहाँ से 2 ई रिक्शे मिले हैं, उनको सीज किया गया है। ये पूरनपुर मार्केट में ई रिक्शा काफ़ी जो अनरजिस्टर्ड हैं वो भी चल रहे हैं, जिसके कारण से लगातार जाम की समस्या बनी रहती है। तो 2 दिवस पूर्व भी ई रिक्शा चालकों को बताया गया था कि वो जो है अपने ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन करा लें तथा वही लोग चलाएं जिनका ई रिक्शा रजिस्टर्ड है। आज जो है जो इसके विक्रेता हैं ई रिक्शाओं के, उनके यहाँ छापेमारी एआरटीओ महोदय के साथ की जा रही है। इसमें चेक किया जा रहा है कि कितने ई रिक्शा रजिस्टर्ड बेचे गए, कितने अनरजिस्टर्ड बेचे गए हैं और सबको हिदायत की जा रही है लगातार कि रजिस्टर्ड ई रिक्शा ही बेचें ताकि मार्केट में रजिस्टर्ड ई रिक्शा चले। अभी तक किसी पर कार्रवाई की गई? 2 ई रिक्शा पे जुर्माने की कार्रवाई हुई है। अब खबर हरदोई से है, जहां कासिमपुर से एक 8 साल की मासूम के साथ रेप का मामला सामने आया है। बता दें कि आरोपी युवक ने सो रही बालिका को घर से ले जाकर दुष्कर्म को अंजाम दिया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल पर जांच पड़ताल कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और बालिका को मेडिकल के लिए अस्पताल भेजा है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। में एक महिला ने प्रार्थना पत्र दिया है कि उसकी बेटी जो कि सो रही थी, उसको गांव का ही एक युवक जो उसकी उम्र लगभग 22 साल है, वो उठा करके ले गया और उसके साथ गलत काम किया है। पुलिस को जैसे सूचना मिली, पुलिस ने तत्काल उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया है। जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता जो है उसका मेडिकल कराया जा रहा है। अन्य आवश्यक साक्ष्य एकत्र करके शीघ्र ही आरोप पर प्रेषित किया जाएगा। कितने साल की है बालिका वगैरह? बालिका को 8 से 9 साल के आसपास बताई जा रही है। अब खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां योगी सरकार का फरमान अधिकारियों पर बेअसर दिखाई दे रहा है। जहां एक तरफ फरियादी फर्श पर बैठे हुए जो अधिकारी है उनका इंतजार करते दिखाई दे रहे हैं, तो करीब सुबह 11 बजे के बाद भी तहसीलदार के कार्यालय में ताला लटका दिख रहा है। हालांकि अगर बात करी जाए तो तहसील में पहुंचे जो अधिकारी हैं वो 11 बजे के बाद ही पहुंच रहे हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हो?
किसके इंतजार में यहाँ बैठे हो ज़मीन पे? तहसीलदार साहब। अभी मिले नहीं? कितना बज रहा है? अभी तक क्या बजा, वही 11:30 हुई। नाम है? क्या नाम है आपका? कहाँ से आई हो? यहाँ बैठी हो ज़मीन में, किसके इंतजार में बैठी हो? तहसीलदार। मिले नहीं अभी? खबर जौनपुर से है, जहां सरोना गांव में बोलेरो और बाइक की टक्कर से भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल से गंभीर हालत में वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये ना एक्सीडेंट हो गया था बोलेरो से, और जो कि परसों ये लड़का बनारस की तरफ गया था पेपर देने के लिए। वहाँ से इसका एक दोस्त से संगी है, उसको छोड़ने के लिए वो वापस घर जा रहा था। उसके बाद सरगौना जो जमालापुर वाला रहा है बस अड्डे के पास, वहाँ उसकी एक्सीडेंट हो गई बोलेरो के साथ। बोलेरो उस लड़के के ऊपर से चढ़ के गई है। कब एक्सीडेंट कितने बजे हुआ है? करीब 3-3:30 बजे के पास। 3:30 बजे भोर में? आज? हाँ आज। लड़का का क्या नाम है? राम बाबू पटेल, उम्र है करीब 23-24 साल। पढ़ाई कर रहा था? नहीं, पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी। प्रैक्टिस। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।